नमस्कार मित्रों। जब आसपास अजीब तरह का माहौल हो तो उस वक्त हम थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। और लेखन की दुनिया में भी स्थिति यही है। कमोबेश कोई लेखक अच्छा लिख रहा है तो वो उसके पाठक तक पहुंच नहीं पा रहा, और पाठक तक पहुंच पा रहा है तो पाठक को अपनी ही जो समस्याएं हैं जिनमें वो घिरा हुआ है इस काल में, उन समस्याओं से उसको फुर्सत नहीं मिल पा रही। वो चाहता है कि बड़े ध्यान लगाकर, बड़े मनोयोग से वो अपने प्रिय लेखक की रचना को, कृति को पढ़े, लेकिन उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे माहौल में होता मित्रों ये है कि चलिए कुछ लीक से हट के बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसे लेखन के बारे में बात कर लेते हैं जो लेखन बहुत गंभीर वैचारिकता से लदा हुआ ना हो। चलिए एक बार जासूसी की दुनिया में लौट चलते हैं। कुछ दिन पहले हमने शर्लक होम्स और आर्थर कॉनन डॉयल की बात की थी। उसी संदर्भ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उस संदर्भ में ये भी इस पर भी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। और मित्रों, जहाँ तक जासूसी लेखन का सवाल है, जासूसी लेखन में आप ये तो पढ़ ही चुके हैं, गोपाल राम गहमरी का हमने एक बार चर्चा, उसका भी आपस में जानकारी बांटी थी। एक बार उसमें देवकीनंदन खत्री के बारे में भी जानकारी बांटी थी कि ये ऐसे लोग थे कि जो इतना अच्छा, रुचिकर, रोचक उपन्यास, जासूसी उपन्यास और जो ये तिलस्मी दुनिया से जुड़े हुए उपन्यास वो रचते थे, तो कई बार सिर्फ उनको पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने हिंदी सीखी। ये मजबूरी हो जाती थी कि इनको पढ़ना है अगर सही मूल रूप में, तो मूल रूप में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी सीखी जाए। ऐसी स्थिति में मित्रों, एक बार इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आर्थर कॉनन डॉयल ने जब शर्लक होम्स को एक उपन्यास में मरता हुआ दिखा दिया, और जब उसके विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे गलियों में और उसके घर के बाहर भी मुसीबत हो गई, और सबसे बड़ी एक मुसीबत जिसकी चर्चा पिछली बार छूट गई थी कि वो कहीं कहीं अपने घर का एड्रेस भी दे देता था, अपने पात्रों के घर का एड्रेस। अब अपने पात्र का घर का एड्रेस शर्लक होम्स का, चलिए उसको एक वही बात उसी पर केंद्रित करते हैं कि शर्लक होम्स का उसने घर का एड्रेस दे दिया। अब उस एड्रेस पे जो मेल आनी शुरू हुई, आज की तरह से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया तो थी नहीं, मेल तो डाक के ज़रिए आती थी, और डाक के ज़रिए जो पत्र पहुंचते थे उनका इतना अंबार लग गया कि पोस्ट ऑफिस वालों ने इनकार कर दिया कि हम इस एड्रेस पे या इस पते पे किसी भी डाक का हम लोग उसकी सॉर्टिंग, उसकी अलग अलग तरतीब से रखना हमारे लिए संभव नहीं है, और हम इसको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, हम बांट ही नहीं पाएंगे। हम इसका इसी पते पे 4 अगर महत्वपूर्ण पत्र किसी और के भी आते हैं तो हम उनको छांट ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा डाक है हमारे लिए। इतनी बड़ी डाक की सामग्री को कि ना तो हम उसको वीड आउट कर सकते हैं, ना हम उसको जला सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई उसके बाद शुरू हो जाती है, वैधानिक कार्रवाई। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये डाक व्यवस्था को इस पते पर या इस स्ट्रीट पर चला पाना ही संभव नहीं हो पा रहा। और अंत में फिर ये जो दायित्व था ये लेखक पर फिर आ गया। फिर उसने जो नया उपन्यास लिखा उसमें ये बताया कि शर्लक होम्स जिस ऊंचाई से गिरा था, वो गिरकर एक पेड़ों के बीच में कहीं फंस गया था और उसको मृत मान लिया गया। लेकिन उसके बाद जब कई दिनों के बाद पता चला कि वो तो एक फंसा हुआ पड़ा है, जो व्यक्ति बीच में वो बेसुध है, तो बेसुध व्यक्ति शर्लक होम्स था, उसको वहाँ से बचाया गया और फिर नए सिरे से शर्लक होम्स की कहानियाँ शुरू हो गई। तब जाके राहत की सांस डाकघर वालों ने भी ली और पाठकों ने भी ली और लेखक ने भी ली, और पाठकों के अलावा जो अन्य जो रुचिकर इस बारे में बातचीत करने वाले लोग थे, वर्ग थे, उन सब ने ली कि शुक्र है जान छूटी, वो बंदा दोबारा ज़िंदा हो गया है। आप ये मान के चलिए कैसी विचित्र दुनिया है, कैसा विचित्र पात्र उसने रचा कि वो पात्र जो है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोग शर्लक होम्स को जानने लगे, आर्थर कॉनन डॉयल का नाम ही भूल गए। और इस तरह से आर्थर कॉनन डॉयल की तरह से अगाथा क्रिस्टी का नाम भी आता है। अगाथा क्रिस्टी ने जो पात्र रचे वो बिल्कुल अलग थे।
उसमें दो पात्रों का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया। एक उसकी पात्र थी अगाथा क्रिस्टी की मिस मार्पल। मिस मार्पल जासूसी की दुनिया के सारे ये किरदार थे। मिस मार्पल के साथ साथ उसका एक सहायक भी था, उसका नाम था हरक्यूल पायरो। तो हरक्यूल पायरो और मिस मार्पल दोनों पात्रों के माध्यम से अगाथा क्रिस्टी ने एक नया जासूसी का एक संसार रच दिया, और उस संसार के तंत्र में, उसकी रुचि में सारे पाठक फिर से व्यस्त हो गए और लोगों को लगा कि मन की शांति मिली, जान छूटी। और इस प्रकार से मित्रों, ये जो दुनिया है ये काल्पनिक पात्रों की, कई बार पात्र मूल जो लेखक है, रचनाकार है, उससे भी बड़े हो जाते हैं, कद्दावर हो जाते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शुक्र है कि आर्थर कॉनन डॉयल या अगाथा क्रिस्टी अपने किसी उपन्यास के स्वयं किरदार नहीं बने अपने नाम से, जबकि यह स्थिति हमारे भारतीय साहित्य में आई। भारतीय साहित्य में महाभारत का रचनाकार वेद व्यास, वो उस नाटक का, उस उपन्यास का, उस कथानक का पात्र भी है। महाभारत के पात्र भी हैं वेद व्यास, और महाभारत के लेखक भी हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जब आप अकेले बैठे हैं, ऊब रहे हैं, तो आप इतनी दिलचस्प बात आपके सामने एक जानकारी पड़ी है, उसको आप देखिए कि किस प्रकार से उस लेखक ने, उस महान लेखक ने, अपने समय के लेखक ने जब एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ में वह स्वयं भी एक पात्र के रूप में शामिल हुआ, तो स्थिति क्या बनी। और ऐसी स्थितियां अगर बाद में कालांतर में चलती रहती तो दुनिया कितनी दिलचस्प होती, और संसार में हमें बहुत सारे जो छिपे हुए जो मनोविकार हैं, जो मानसिक स्थितियां हैं, वो हमारे सामने एक नए रूप में उजागर होती हैं और हम कुछ राहत महसूस कर पाते हैं। और मित्रों, जहाँ तक जासूसी लेखन का सवाल है, ये बड़ा टेढ़ा काम है, इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है। इसमें भी क्रिएटिविटी की शर्तें जो हैं वो बहुत गहरी हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। इसमें सत्यजीत रे का ले लीजिए। सत्यजीत रे से बड़ा फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक अब तक ये माना जाता है कि नहीं हुआ। ये माना जाता है, प्रायः सम्मान सूचक ढंग से भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण निर्देशक आए, उन्होंने अपनी दुनिया एक नए ढंग से रची। लेकिन सत्यजीत रे की जो पैठ थी, जो दूरदृष्टि थी, उसके बारे में सभी लोग अचंभित थे। और सत्यजीत रे भी जासूसी उपन्यास लिखते थे। अब ये बात आपके सामने बड़ी विचित्र लगती है। और अगर आपको याद है तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत सारे थे, और इन बहुत सारे लोगों में आप ये इब्ने सफ़ी का नाम ले लीजिए। इब्ने सफ़ी ने बहुत उपन्यास लिखे। कुछ ये कहा जाता है कि इब्ने सफ़ी एक्चुअली कोई लेखक था ही नहीं, एक फिक्टिशियस नाम के तहत बहुत सारे उपन्यास नए लिखवाए गए। इब्ने सफ़ी एक था, वो मरखप गया, और उसके बाद जो प्रकाशकों का एक वर्ग था, उन्होंने एक वर्ग ने, सभी प्रकाशकों ने, मैं उनको नहीं घसीट रहा इस विवाद में, लेकिन एक प्रकाशकों के एक वर्ग ने कुछ ऐसे उपन्यास भी इब्ने सफ़ी के नाम से लिखवाए। घोस्ट राइटर्स इन्हें बोलते हैं, घोस्ट राइटर्स, प्रेत लेखक, प्रेतात्मा लेखक, उनसे लिखवाए। उनको लिखवाने के 4 पैसे दिए, शैली वही अपना ली गई इब्ने सफ़ी, और नाम ठप्पा लगाया इब्ने सफ़ी का, और बाज़ार में भेज दिया पुस्तक को। अब उसमें जो हमीद के नाम से उसमें जासूस है। अब हमीद की जासूसी जो है वो बड़े अजीब ढंग से इब्ने सफ़ी ने शुरुआती दौर में पेश की थी, कि उसके वो रुचिकर बनाए रखता था पूरे के पूरे कथानक को। और इस तरह से मित्रों, इब्ने सफ़ी की दुनिया अलग से बन गई, और ऐसे ही ओम प्रकाश शर्मा और न जाने कितने कितने नाम और आए इस श्रेणी में। और आप एक बात मैं आपको और बताऊं कि आप हैरान होंगे कि ऐसे जो उपन्यास हैं, इनकी मुद्रण संख्या मित्रों कभी 10,000 या 5,000 नहीं होती थी। 1 लाख से कम कोई प्रति नहीं छपती थी। मेरठ का पूरा मुद्रण आयोग और प्रकाशन आयोग, प्रकाशन उद्योग, इन्हीं उपन्यासों के बल पर बरसों तक चलता रहा। और वो एक माना जाता था कि यहाँ चांदी बरसती है, और चांदी बरसती है।
इसलिए कि ये 2-4 नाम जो हैं वो मेरठ के साथ जुड़ गए हैं, और इसी परंपरा में सुरेंद्र मोहन पाठक और ना जाने कितने लोग और भी आए जिन्होंने उपन्यास की दुनिया में, जासूसी उपन्यास की दुनिया में ये लेखन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। मित्रों, ये विषय दिलचस्प है, विशेष रूप से आज के सन्नाटे में और आज के एकाकीपन में और आज के दुखद से अजीब से माहौल में, उबाऊ माहौल में आप इन चीज़ों को भी कभी कभी देख लें तो आपको आपका मन लगा रहेगा। धन्यवाद।